उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आज हम आए हुए हैं पूर्वांचल के हैदरगढ़ में। यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं जो भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तथा भारतीय क्षत्रिय महासभा के संगठन मंत्री हैं। स्वागत करते हैं आपका रामचंद्र जी। मैं रामचंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मैं संगठन मंत्री हूँ। हम आपके चैनल का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आजकल किसान यूनियन काफ़ी छाई हुई है पूरे देश में और उसका असर यूपी में भी लोग बोलते हैं कि देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है? मेरे विचार से किसान हर एक समाज का व्यक्ति लगभग 80% 90% लोग एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, चाहे आईएएस हो क्यों ना हो, आईपीएस क्यों ना हो, हैं सब ग्रामीण परिवेश से लोग निकल करके आते हैं। जो भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन है इसका विशेष कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आंदोलन में किसानों की बात तो कम लोग करते हैं। जो नेता हैं वो राजनीतिक सिस्टम में बिक चुके हैं। उनको राष्ट्र के बारे में ना तो कोई चिंतन है और ना ही किसानों के बारे में कोई चिंतन है। व्यक्तिगत चिंतन पर, व्यक्तिगत हित के लिए जो किसान संगठन वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, वो हम भी थे उसमें। हम 2-3 बार गए वहाँ पर जंतर मंतर पर, और यहाँ पर जो आंदोलन चल रहे थे टिकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर, यहाँ पर भी हम लोग गए। तो आंदोलन जो जिस प्रकार से चल रहा था वो किसानों का आंदोलन न होकर के राजनीतिक लोगों के सिस्टम में आंदोलन हाईजैक हो गया था। आपको क्या लगता है ये अवध और पूर्वांचल का जो क्षेत्र है इसमें किसान उतने ही उत्तेजित थे जितने कि वेस्टर्न यूपी के? नहीं, किसान गए तो थे वहाँ पर, लेकिन पूर्वांचल के किसानों में और पश्चिमांचल के किसानों की सोच में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा। वो केवल गन्ने की बात करते हैं और पूर्वांचल का किसान जो है हर एक उसके जीन्स हैं उनकी बात करता है। और जो आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, आंदोलन पूर्ण सफल कहाँ हुआ भाई? आंदोलन तो वहाँ पर एक विशेष कम्युनिटी के लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, क्योंकि दिल्ली उनसे नज़दीक थी। हरियाणा के कुछ लोग और पंजाब के, अगर पंजाब के लोग ना होते तो किसान आंदोलन फेल था। जो राकेश टिकैत जी बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने ऐसा कर दिया वैसा ऐसा कुछ नहीं है। कि राकेश टिकैत से ज़्यादा मजबूत किसान नेता हैं उत्तर प्रदेश में और भारत में। और मैं तो ये समझता हूँ कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर किसान बड़ा जागरूक है, भ्रमित नहीं है। और इसका बहुत बड़ा फर्क पूर्वांचल में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन का मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि पड़ा है। आपको लगता है किसानों को भ्रमित किया गया? 100.1% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ किसानों को गुमराह किया गया। और एजेंसियाँ ऐसी कुछ सक्रिय थी, प्रलोभन दे करके और हायर करके। वहाँ पर तो हम देखे हैं, रुके हैं एक हफ्ता, हम घूम घूम करके हमने समीक्षा की है। वहाँ पर किसानों से ज़्यादा तो झुग्गी झोपड़ी वाले रहते थे, भोजन वो करते थे और आते थे, भीड़ बढ़ाते थे। विशेष कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा उससे। नहीं, वो तो ठीक है कि फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा वो तो अभी चुनाव में पता लग जाएगा उसका। तो जो पूर्वांचल में किसानों की समस्याएं हैं, वो जो मोदी जी जो विधेयक लेके आए थे, जो कानून लेके आए थे, उससे गुजरात के देश के बाकी किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। तो आपको क्या लगता है सरकार क्यों अपनी चीज़ें समझाने में नाकाम रही? सबसे बड़ा कारण ये है उसमें कि अगर ये गवर्नमेंट ब्लॉक स्तर से लेकर के, न्याय पंचायत स्तर से लेकर के, तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर पर इसको प्रचार की ज़रूरत थी। इसको अगर प्रचार किया जाता तो ये जो आंदोलन था ये कुंद हो जाता, ये बिल्कुल फ्लॉप हो जाता। मतलब कि लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया, आम जनों को विश्वास में तो लिया ही नहीं गया। सरकार अपनी बात समझाने में नाकाम क्यों रही? वो जो अपने कानून थे वो किसानों को समझाए जाने चाहिए थे ना कि उससे उनको फ़ायदा है। नहीं समझाना, मतलब देखिए किसान तो जब उसके पास बिंदु आए तभी तो किसान समझेगा। इसका प्रचार प्रसार व्यापक रूप से नहीं किया गया, और जब प्रचार प्रसार जब किया गया तो काफ़ी समय हो चुका था, आंदोलन ने अपनी एक दिशा पकड़ ली थी। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से विपक्ष ने उस चीज़ को ज़्यादा पहले पकड़ लिया और सत्ता पक्ष था वो अपनी चीज़ रख नहीं पाया ढंग से। देखिए कुछ सिस्टम, मैं कहता हूँ कि किसान संगठन में 2-4 धड़े हैं तो उनका मोटो ही रहता है, हमेशा से मैं देखता आ रहा हूँ
जो 2-3 संगठनों में मैं रहा, टिकैत जी के साथ रहा, अंबावता जी के साथ भी रहा मैं, तो मैं देखता हूँ ये कि इनका मोटो रहता है कि सरकार को डिस्टर्ब करो और उनसे सौदेबाजी करो। तो ये जो किसान संगठन हैं एक दो, वो सरकार से सौदाबाजी करना चाहते थे। तो आपको क्या लगता है कि जो जैसे आपकी किसान यूनियन में राष्ट्रीयतावादी लगाई हुआ है, आप अपने आप को बीजेपी के ज़्यादा नज़दीक पाती हैं? देखिए, प्रथम बात है, सर्वप्रथम मेरा जो मोटो है, क्योंकि मैं सैनिक भी हूँ, मेरा प्रथम मैंने राष्ट्रीयतावादी इसीलिए नाम रखा किसान संगठन का कि सर्वप्रथम हमारा राष्ट्र धर्म है, उसके बाद किसान हित है। इन दोनों चीज़ों से राष्ट्र हित सर्वोपरि है। हम राष्ट्र हित सर्वप्रथम मेरी मान्यता है, उसके बाद किसान हित है। नहीं, अभी आप एक चीज़ को समझिए कि राष्ट्रीयतावादी जो आपका संगठन है वो आप लोगों का और लोगों का ये आपके ऊपर आरोप है कि वो उसके लिए फंडिंग बीजेपी करती है। नहीं भाई, हम लोगों के लिए फंडिंग बीजेपी नहीं करती है, लेकिन हम बीजेपी के थोड़ा नज़दीक होते हैं। तो आपका कितना किसान यूनियन में कितना प्रभाव रहता है? देखिए, किसान यूनियन में हर एक विचारधारा के लोग हैं, हमारे साथ मुस्लिम कम्युनिटी की भी लोग हैं, लेकिन जहाँ राष्ट्र हित की राष्ट्रीयता मतलब की हित की बात आती है, वहाँ हम बीजेपी के नज़दीक जाते हैं। तो आप बीजेपी को राष्ट्रीयता के ज़्यादा नज़दीक पाते हैं? हम अपने आप को बीजेपी के ज़्यादा नज़दीक पाते हैं, क्योंकि बीजेपी राष्ट्र हित की बात करती है। अच्छा, जैसे ये भी माना जा सकता है चूँकि आप क्षत्रिय समाज से आते हैं और योगी जी भी क्षत्रिय हैं, तो इसलिए भी आप बीजेपी को ज़्यादा नज़दीक पाते हैं। सवर्ण लोग तो बीजेपी की साइड जाते हैं और जातिवाद यूपी के अंदर बहुत बुरे ढंग से फैल रहा है इस समय। नहीं, आपका कथन सत्य है। हर एक व्यक्ति चाहता है जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। तो ये गौरव की बात है मेरे लिए। मैं क्षत्रिय कुल से हूँ, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि ये दोबारा सत्ता में आवे, क्योंकि क्षत्रिय एक ऐसा वर्ग है कि ये सबको, समाज के हर एक वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश करता है और ये समाज में विद्वेष इस वर्ग के द्वारा कभी नहीं फैलता है, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि इंसाफ के लिए इस वर्ग ने अपनी गर्दनें कटा दी हैं। जी, अभी आजकल जैसे कि कुछ पहले बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, ओम प्रकाश राजभर जी या काफ़ी और लोग थे, स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह, वो सब बीजेपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए हैं। तो आपको क्या लगता है, इससे जाति का समीकरण बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ेंगे बीजेपी के लिए? देखिए, जनता बहुत जागरूक है भाई साहब, बहुत ही जागरूक है। ये जहाँ सत्ता होगी वहाँ होंगे, क्योंकि योगी जी ईमानदार छब के व्यक्ति हैं, इनका कार्यकाल सराहनीय रहा है। तो भ्रष्ट जो नेता होंगे वो इनके साथ एडजस्टमेंट नहीं बना पाए, इसीलिए वो भाग गए, चाहे ओम प्रकाश राजभर भी हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्यों न हों। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को तो मौसम विशेषज्ञ माना जाता है, कहा जाता है वो जिस तरफ जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। बिल्कुल नहीं, 100%। इसी 2022 के इलेक्शन में आप देख लीजिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर इलेक्शन हार जाएंगे। अच्छा, ऐसा तो सुनने में आ रहा है आजकल। मैं जब लखनऊ में था तब भी लोग बोल रहे थे कि बीजेपी ने बसपा के साथ इस तरीके से घेराबंदी की है कि ये दोनों कैंडिडेट तो हार ही जाए। हम बीएसपी की तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो किसान हैं उस क्षेत्र में वो बता रहे हैं कि ये तो दल बदलू व्यक्ति है, इसमें ना किसान के हित की बात करता है, ना समाज हित की बात करता है, और जो मौर्य लोग हैं वो भी कहे ये तो दल बदलू है। इस पर विश्वास करना गुनाह। सबसे अच्छे योगी जी हैं, योगी जी को मुख्यमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए, ये वहाँ के लोग कह रहे हैं। लेकिन लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है फजलका में और जहूराबाद में वो योगी जी के कहने पे हो रहा है, जो इन लोगों को हराने की चेष्टा की जा रही है। नहीं, वो खुद ही हार रहे हैं। योगी जी तो संत है, उनको क्या मतलब है दुनियादारी से। वो अगर नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपने मठ को चले जाएंगे। ऐसा मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में ना तो आज तक मिला है और ना आगे मिलेगा। बट फिर भी कुछ समस्याएं तो हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना काल से वो चीज़ें और ज़्यादा हो गई, पब्लिक दुखी तो है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हिंदुस्तान में कोरोना पर जिस प्रकार विजय प्राप्त की है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार कोरोना में विजय प्राप्त की है, वर्ल्ड कह रहा है। हिंदुस्तान की तो बात छोड़ दीजिए, जो विपक्षी नेता कह रहे हैं, वर्ल्ड कह रहा है। वो जिस व्यक्ति की वर्ल्ड में सराहना हो योगी और मोदी जी की, उसकी बात ही क्या करते हैं।
ये विपक्ष के लोग कहते रहे। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन वर्ल्ड में सराहना हो रही है मोदी जी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। बट महंगाई तो बड़ी है ना, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, बेरोजगारी भी चरम पे ही तो है इस समय। वैसे तो ये 70 साल के मुद्दे हैं, एक दिन का नहीं है, लेकिन जब आप सर्वश्रेष्ठ, आपके हिसाब से जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है वो गद्दी पे बैठा हुआ है, तो वो ही तो सर्वश्रेष्ठ कार्य करेगा। देखिए भाई साहब, कोरोना काल में धन की आवश्यकता थी, सबको कोविड के इंजेक्शन दिए गए, कहाँ से आता पैसा? ये तो माइनर महंगाई है, माइनर। ये एक आपने अच्छा चीज़ उठाई। काफ़ी लोगों का कहना है, मैंने बीजेपी के प्रवक्ताओं वगैरह से सुना है कि भाई एक घर में अगर 4 लोग हैं और 2,500 रुपये का भी अगर टीका है तो 10,000 रुपये का तो हर परिवार के लिए मोदी और योगी ने किया ही है। लेकिन ये वोट में तब्दील होते हुए क्यों नहीं दिख रहा? भाई जीत रहे भाई साहब, गरीब लोगों को राशन मिल रहा है, आज उनको गेहूं मिल रहा है, उनको चावल मिल रहा है, उनको दाल मिल रहा है। हमें आपको नहीं मिल रहा है, हम सामान्य वर्ग से आते हैं, हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन मुझे गर्व है, इसलिए मुझे गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने छोटे समाज को, जो हमारा कमज़ोर समाज है, उसको राशन मुहैया कराने का कार्य किया। सराहनीय है, बधाई के पात्र हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं माँ भारत माता से प्रार्थना करता हूँ कि वो दोबारा सत्ता में उत्तर प्रदेश की आवें और भारी बहुमत से वो मुख्यमंत्री बने। ये आंतरिक आत्मा की आवाज़ है। अखिल भारतीय क्षत्रिय सब महासभा के पदाधिकारी होने के नाते और भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी के अध्यक्ष होने के नाते मैं माँ सरस्वती से, माँ दुर्गा से, भवानी से प्रार्थना करता हूँ कि योगी जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए दोबारा में सत्ता में आने के लिए राष्ट्र हित में, जनहित में, किसान हित में बहुत आवश्यक है। आपने देखा है, पिछले काफ़ी दिनों से देखा गया है कि जब भी यूपी के अंदर वोटिंग कम होती है तो बीजेपी हारती है, लेकिन अगर वोटिंग ज़्यादा होती है तो बीजेपी जीतती है। यानी बीजेपी का वोटर वोट डालने ही नहीं जाता। उस विषय में आपका क्या कहना है? यह आप सत्य कह रहे हैं, इससे मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक्चुअली जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, अब इस पर मैं बोलूँ, सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, उसमें थोड़ा कुंठा व्याप्त हो रही है, इसलिए कि हमारा बेटा 99.9% पाता है और 40% मार्क्स पाने वाला मतलब की सेवा में जाता है, उसका सिलेक्शन होता है। तो ये धारणा जा रही है कि मतलब कि जो टैलेंटेड पर्सन बच्चे हमारे हैं उनके अब मनोबल डाउन किया जा रहा है और जो उस प्रकार के बच्चे हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो मतलब आरक्षण का जो सिस्टम है, पैमाना है, ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जात के आधार पर नहीं। हम बहुत से दलित नेता ऐसे हैं, अरबपति हैं, उनको आरक्षण की क्या जरूरत? मतलब इस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी ध्यान दें कि प्रतिभाओं का पलायन दूसरे देशों में मत करें। वो प्रतिभाएं जो हैं वो हिंदुस्तान में उनको समायोजित करें, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी समाज में स्थिरता कायम होगी। आपने भी जो आधार बताया आरक्षण का, वो ये बताया कि बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब जो लोग गरीब हैं, गरीब तबके को मिलनी चाहिए। लेकिन होता तो जातिगत आधार पे है, उसको जाति के आधार पर लेकिन लिया जाए, ये उसको आर्थिक आधार पर लिया जाए। लेकिन ये जो किया था वो तो आपके राजपूत समुदाय से ही आते थे। बीपी सिंह जी, उन्होंने ही तो ये मंडल की रिपोर्ट लेके आए थे। देखिए, बीपी सिंह जो मंडल की रिपोर्ट लेकर आए थे, उनकी अपनी विचारधारा थी और हो सकता है शायद उस वक्त की ज़रूरत रही हो, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में हम ये कहते हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से भी गुजारिश करते हैं कि जो भी प्रतिभाएं हैं भारत की, सामान्य वर्ग से हैं, उनको पलायन को रोकें और आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर लागू करें। इसके लिए लोकसभा में विधेयक लाएं, कैसा भी हो इसको करें। नहीं तो हिंदुस्तान में जब प्रतिभाओं का पलायन हो जाएगा और इस वर्ग को डेमोलाइज किया जाएगा तो इसके दूरगामी परिणाम, वर्तमान में दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये दूरगामी परिणाम तो मिल ही रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जब आरक्षण की विचारधारा रखी थी तो उन्होंने कहा था कि ये केवल 14 साल के लिए होना चाहिए और इसके लिए तो अब कोई भी गवर्नमेंट हो वो नहीं हटा सकती। अब इसके लिए हम लोग अपने क्षत्रिय समुदाय में, ब्रह्म समाज के समुदाय में और जो सामान्य वर्ग के हैं हम लोग बात कर रहे हैं। भाईचारा जो अपना होता है, सामाजिक सरोकार, उसमें हम लोग वार्ता कर रहे हैं। सामान्य जो वर्ग के लोग हैं वो तो चाहते ही हैं ख़त्म हो जाए, लेकिन जो बैकवर्ड है या दलित हैं वो लोग तो कभी भी नहीं चाहेंगे और उनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से ये तो कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा इंडिया से। भाई साहब देखिए, जो आरक्षण का लाभ है वो मुश्किल से, जो चाहे एससी वर्ग के लोग हों चाहे बैकवर्ड के हों,
2-3% लोगों को मिलता है, उन्हीं लोगों को मिलता है जो 50% तक हो गया आरक्षण। नहीं, 50% हो गया है, लेकिन जो उस कम्युनिटी में है ज़्यादा 2 से 4-5% तक उसका लाभ मिल एक मतलब कि एरिया मतलब क्राइटेरिया है वो कि जैसे सांसद है कोई एससी का तो सांसद का बेटा ही सांसद बन जाएगा, कोई आईएएस है तो आईएएस का लड़का ही किसी सिस्टम में आ जाएगा। मतलब एक वर्ग विशेष को ही लाभ मिलता है, वो 5-7% 10% से ज़्यादा नहीं है। जो मतलब कि फायदा बेनिफिट आरक्षण का तो नीचे तक जाना चाहिए, उस समुदाय में जो सबसे कमजोर व्यक्ति वो आना चाहिए, लेकिन वो आ ही नहीं पाता क्योंकि वो रैकेट वहाँ पे भी तो रैकेट है, वो काम करता है, अपने लोगों को लाभान्वित करता है। यानी आपका मानना है कि भ्रष्टाचार अभी भी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो उसके लिए क्या करेगी बीजेपी गवर्नमेंट? भ्रष्टाचार के लिए जब तक जन आंदोलन, अब रही बात आंदोलन तो 200 हो जाएंगे, भ्रष्टाचार निपटेगा कैसे? भ्रष्टाचार निपटने का सबसे सरल तरीका है कि हमें आपको जागरूक होना चाहिए और इसकी आवाज़ मंच के माध्यम से उठानी चाहिए। मेरे ख्याल से शिक्षा के अभाव की वजह से भ्रष्टाचार होता है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो फिर भ्रष्ट का साथ नहीं देगा। सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा तो है ही है। जब सर्व समाज शिक्षित हो जाएगा तो भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में ये जातिगत जो चुनाव होते हैं ये कब तक और उत्तर प्रदेश झेलेगा? देखिए, सिस्टम बदल रहा है। हम जो आज देख रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं। जो बसपा का वोट बैंक एससी कास्ट वर्ग की बिरादरी होती थी, मैक्सिमम बीजेपी को वोट करने जा रही है। सामान्य वर्ग तो बीजेपी से जुड़ा हुआ था ही, वो भी वोट कर रहा है। तो धीरे धीरे विसंगतियां खत्म हो रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इम्पोर्टेंट तो ये है कि चुनाव जो होने चाहिए वो आरक्षित सीटें नहीं होनी चाहिए और व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए। नहीं, ये तो होना तो चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे? अब होना चाहिए जैसे लोकसभा में, विधानसभा में, अंदर संविधान में पार्टियों का कोई स्थान नहीं है, वहाँ पर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। विधायक, सांसद लोकसभा में उस क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, पार्टी का नहीं होता। क्योंकि स्पीकर महोदय बोलते हैं, माननीय सदस्य, पार्टी का नाम नहीं आता वहाँ पर। तो मतलब व्यक्ति को जब यहाँ से प्रतिनिधि हमारा चुनकर जाए तो प्रतिनिधि जनता का है ना, जनता के प्रतिनिधि है, तो पैमाना पार्टी का ना हो। चलिए, ये तो हो गया। अभी आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होगा? जो हमारी ओपिनियन है, जो हमारी विचारधारा है, जैसा हम लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी और मध्यांचल में, इधर पूर्वांचल में बात की है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा गवर्नमेंट में आएगी और योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लगभग इनका जो अखिलेश जी, इनका सब हवा हवा ही हो जाएगा। अखिलेश जी 150 सीटों से नीचे रहेंगे। उनकी सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन पिछली और बिल्कुल 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 योगी जी सत्ता में दोबारा आ रहे हैं। सत्ता में दोबारा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं और उनको आने दीजिए, आ रहे हैं और इसी को लेके आज लखनऊ में अलग अलग जगहों पे मीटिंग्स हैं, मध्य क्षेत्र में, सरोजनी नगर में, पूर्वी क्षेत्र में, और यहाँ पे ये जो हमारी बस है यूपी में भी केजरीवाल, इस नारे के साथ हम जनता के बीच में अपना संदेश लेकर जा रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री का संदेश, माताओं बहनों के लिए प्रतिमाह 1000 रुपये की सम्मान राशि का संदेश, 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को प्रतिमाह देने का संदेश, 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का संदेश, पुराने बिजली के बिल बकाया माफ़ी का संदेश। तो ये जो तमाम बुनियादी मुद्दे हैं, इनको जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। और जिस प्रकार की नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके खिलाफ भी लोगों को जगाने का काम करेंगे। आज इस पूरे चुनाव को बीजेपी ने मुद्दा विहीन बना दिया है। 4 ही उनके पास पुराने कैसेट हैं, पाकिस्तान जिन्ना, हिंदू मुसलमान, वही बंगाल में बजाते हैं, वही बिहार में बजाते हैं, वही यूपी में शुरू कर दिया। 80-20 शुरू कर दिया इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, जो नदी के घाट पर लाशें मिली कोरोना के समय में, जिनको चील कौवे कुत्ते नोच रहे थे, वो 80 में आते हैं, 20 में आते हैं? हमारी सुहागिन महिलाएं शिक्षा मित्र की
जिन्होंने सिर मुड़वा के तुम्हारे खिलाफ प्रदर्शन किया, वो 80 में आती हैं या 20 में आती हैं? वो हाथरस की गरीब बेटी जो रात में 2 बजे जला दी गई, वो किसान जो सड़कों पर 1 साल तक बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए, ये सब 80 में थे या 20 में थे? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ जी से हम कहना चाहते हैं। तो इसलिए जो आज एक नफरत का वातावरण बनाया जा रहा है, यूपी के लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, जाति धर्म के नाम पर नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बुनियादी मुद्दों के नाम पर वोट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आज हम आए हुए हैं मलियाबाद। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक शमीम। किसको वोट करेंगे? समाजवादी। कोई विशेष कारण? विशेष कारण वो सेकुलर हैं और विकास कार्य करते हैं। बाकी वो और लोग जैसे हिंदू मुस्लिम में लगे हैं, मंदिर मस्जिद में लगे हैं। हमारी समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। वो सबको साथ लेके चलते हैं। तो योगी जी के काम से आप खुश नहीं है? योगी जी ने किया ही क्या है हिंदू मुसलमान के अलावा, तो उसमें खुश होने कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है आपके लिए? इस बार तो लहर है समाजवादी की। बट मलियाबाद में सुनते हैं सांसद जी की वाइफ हैं, तो थोड़ा सा उन्हीं ने कुछ नहीं किया है। अच्छा, उनको तो अभी इससे पहले कल कहीं गई थी माल तरफ एरिया में, तो वहाँ से वो लोग भगाए गए। लोगों ने कहा हम वोट आपको नहीं देंगे, आपने कुछ नहीं किया 5 सालों में, तो खदेड़ दिए गए। क्या नाम है आपका? नईम जमाल खां। किसको वोट करेंगे नईम भाई? समाजवादी जो जीतेगी कि उसी को ही वोट करना है, सीधा सीधा। पर यहाँ पर तो ओबीसी जी की पार्टी भी है। कुछ नहीं समाजवादी है, बाकी कोई नहीं जीत रहा। भारी बहुमत से समाजवादी जीत रही है। बट उनकी जब रैली होती है तो बहुत लोग जाते हैं उसमें। रैली में तो आदमी जाता ही है, सबकी रैलियों में जा रहा। अच्छा, सबकी में जा रहे हैं, लेकिन वोट समाजवादी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शुएब खान है। तो शुएब भाई, किसको वोट करने जा रहे हैं? वह हम लोग समाजवादी के अलावा किसी को वोट नहीं देते हैं और ना देंगे। अच्छा, हाँ, इसका कारण ये है कि समाजवादी अच्छा काम करती है। हमारा रिवर फ्रंट कितना बढ़िया बनाया था, योगी जी ने उसको ख़त्म कर दिया। और यहाँ के ऊपर जो भी हमारी पुराने सांसद और पुराने एमएलए हैं, उन्हीं ने कोई काम नहीं किया है और सिर्फ उन्हीं ने हिंदू मुसलमान किया, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमको रोज़गार चाहिए और यहाँ पर कॉलेज चाहिए। यहाँ पर तमाम बच्चे जो हैं लखनऊ पढ़ने जाते हैं, जिससे बहुत दिक्कत होती है। इसलिए सबसे बड़ी यहाँ एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता है। तो हमको कोशिश ये करना है कि समाजवादी को जिता के और यहाँ पर उनसे ये कहना है कि एक बहुत अच्छा कॉलेज बनाए, जिससे हमारे बच्चे पढ़ें और उन्नति करें उसमें। बट 2012-17 तक तो अखिलेश जी की सरकार थी, तब कुछ नहीं किया उन्होंने? नहीं, तब नहीं किया, मगर अब करेंगे। उस बार उन्होंने तमाम और काम किए, यहाँ के ऊपर तमाम रोडें बनवाई और तमाम यहाँ पर विकास किया। मगर अब की कोशिश ये उनसे कहा जाएगा, हमारे जो सांसद यहाँ से या जो भी जीतेंगे एमएलए विधायक जीतेंगे, उनसे कहा जाएगा कि यहाँ पर कॉलेज बनाया जाए। सबसे बड़ी हम लोगों की मांग ये है, और वो अगर नहीं करेंगे तो हम लोग तहसील में बैठ के उनके खिलाफ धरना देंगे। अच्छा, मतलब अगर उन्होंने नहीं किया तो उनके खिलाफ भी? बिल्कुल खिलाफ जाएंगे। हमको विकास चाहिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनके खिलाफ भी अगर जाना पड़े तो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।